हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल 10 मिनट। दोस्तों आज जो हम बात करने जा रहे हैं 2024 में जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो आपका सामना एक चीज से होना है जिसको हम एपीआई मानते हैं। एपीआई क्या जरूरी है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, ये वाली बात पूरा समझेंगे। दूसरी बात ये जानेंगे कि एपीआई होता क्या है। अगर एपीआई के बारे में हमने जान लिया तो आपको अपने आप में सुधार करना है। उससे पहले हम ये जानेंगे कि जब हम 2024 में असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए हमें दो प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। उस दो प्रोसेस को समझेंगे। एक तो एपीआई क्या है, एपीआई मैंने पूरा यहाँ पर लिख दिया, उसको मैं बाद में समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, समझना, जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो हमें दो चीजों से होकर गुजरना पड़ेगा। दो चीज कौन कौन सी है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि दो जो चीजें हमारी, एक तो हम एग्जाम के थ्रू जाएंगे और एक हम जाएंगे एपीआई के थ्रू। एपीआई क्या होता है ये मैंने बताऊंगा आपको, अभी रुके हैं। मान लीजिए कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं कि जो एग्जाम करा लेती है, यानी एग्जाम कराने के बाद फिर वो इंटरव्यू कराएंगे, फिर इन दोनों के जो मार्क्स होंगे उनको जोड़कर जो फाइनल कट ऑफ बनेगी, जो फाइनल मेरिट बनेगी, एक तो वो बनेगी। एक आपका क्या होगा, कुछ यूनिवर्सिटी या कुछ डिग्री कॉलेज ऐसे होते हैं वो एपीआई के थ्रू होते हैं। तो एपीआई होता क्या है कि जब एपीआई होता है तो यहां पर एक एग्जाम नहीं होता। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। जब एपीआई आप देंगे और एपीआई के थ्रू किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी डिग्री कॉलेज में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है और वो एपीआई के थ्रू उन वैकेंसियों को फिल करना चाहते हैं, होती परमानेंट है, ये वाली बात आप समझे, होती परमानेंट है। वो एग्जाम नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा और इस इंटरव्यू के आधार पर आपको चयन प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा। एपीआई सर क्या होता है, आपके दिमाग में ये वाली बात आ रही होगी, दोबारा समझें। हम 2024 में असिस्टेंट प्रोफेसर दो तरीके से बनेंगे। एक असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसे बनेंगे, कुछ डिग्री कॉलेज, कुछ विश्वविद्यालयों ने अपने फॉर्म निकाले, फॉर्म निकालने के बाद उसका एग्जाम कंडक्ट कराए, एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद वो 4 से 5 गुना बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। ये वाली बात समझ में आनी चाहिए। यही प्रोसेस यहां पर रहेगा और यही प्रोसेस यहां पर रहेगा, लेकिन यहां पर एग्जाम होगा और यहां पर एग्जाम नहीं होगा। मान लीजिए हमारे पास वैकेंसी है 1000। कितनी वैकेंसी? 1000। 1000 के लिए जितने फॉर्म भरेंगे उसका 5 गुना हम इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, यानी 5000 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। कितनी वैकेंसियों के लिए? 1000 के लिए। अब एग्जाम दिया 1 लाख लोगों ने, 1 लाख में से 1000 लोग कट ऑफ पार किए, उसके 5 गुना हमारी 1000 वैकेंसी के लिए हमें 5000 लोगों को पास करना है जो इंटरव्यू देते हो। फिर 5000 लोग इंटरव्यू में बैठेंगे, उस 5000 में से हमें 1000 लोगों को सिलेक्ट करना है, यानी एग्जाम हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ, फिर दोनों की जो कट ऑफ जोड़कर फाइनल मेरिट लगा देते हैं। एक तो ये प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस जो है हमारा दोस्त, वो है एपीआई का। एपीआई क्या होता है, वो आपको एग्जाम नहीं कराता, वो आपका एग्जाम नहीं कराएगा, वो डायरेक्ट अगर आपके पास, उसके पास 100 वैकेंसी है, कितनी 100 वैकेंसी है, तो 100 का 5 गुना, यानी वो 500 स्टूडेंटों को किसके लिए बुलाएगा? इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। लेकिन एपीआई बुलाएगा कैसे, ये जानने के लिए हमें ये वाला एपीआई समझना बहुत जरूरी। अब समझो एपीआई क्या होता है, तो एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, कुछ लोग इसको इंडेक्स भी बोल देते हैं। आप ये वाली बात समझ लेना, इंडेक्स भी कहां पर लिखा हुआ, तो आप ये मत लिख देना कि सर आपको तो ये फुल फॉर्म नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं। यानी जो हमारी शैक्षिक योग्यता है, जो हमारी शैक्षणिक योग्यता, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अब इस शैक्षणिक योग्यता को 10 स्टेपों से ऊपर गुजरना पड़ता है, तब जाकर हमारा एपीआई बनता है। और जो हमारा एपीआई जो कुल मार्क्स होता है, वो टोटल जो मार्क्स होते हैं वो आपको पता है कितने मार्क्स हैं, तो आपको पता है 100 मार्क्स है। एपीआई जो होता है हमारा 100 मार्क्स का होता है। अब मैं आपको यहां पर एक चीज और बता दे रहा हूं कि मान लीजिए जब एपीआई के थ्रू आपको इंटरव्यू कॉल होगी तो कितने आपका अंक बनना, यानी 100 में से कितने मार्क्स पर आपकी इंटरव्यू कॉल हो सकती है। तो ये थोड़ा वैकेंसी पर डिपेंड करता है। अगर वैकेंसी ज्यादा है और स्टूडेंट कम है तो कम कट ऑफ भी जा सकते हो। एक मिनिमम में मान सकता हूं 50% पर आपका, अगर आपका इस 100 में से आपके एकेडमिक जो है गुणांक है, अगर 50 बन रहा है, अगर आपका 50 बन रहा है तो ये समझ लीजिए आपको इंटरव्यू कॉल हो सकती है।
अगर ज्यादा स्टूडेंट है तो 60% यानी 60 को मार्क गुणांक बनना है तो आपको इंटरव्यू कॉल हो सकती है। यानी 100 में से जब मैं आपको समझाऊंगा किसका कितना लगाया जाता है वो आप लगाते चलिएगा। उसके बाद अगर आपके 100 में से 50 बैठ रहे और स्टूडेंट कम है तो आपको इंटरव्यू कॉल बुला ली जाएगी, परमानेंट पोस्ट होती है, अन्यथा 60 पे बुलाई जाती है। कुछ विश्वविद्यालय ऐसा एपीआई कराते हैं, कुछ महाविद्यालय एपीआई कराते हैं। अब सबसे पहले हम महाविद्यालय डिग्री कॉलेज की बात करेंगे। देखो अगर आपके देखो हाई स्कूल और इंटर का इसमें नहीं लगाया जाता, ये वाली बात भी आपको समझनी है। स्नातक में अगर आपके ग्रेजुएशन में 80% मार्क्स आए, 80% से ऊपर मार्क्स आए तो आपको टोटल कितने मार्क्स मिलेंगे? 21 मार्क्स मिलेंगे, यानी 21 नंबर आपको मिलेंगे। यानी जिन स्टूडेंट का ग्रेजुएशन में 80% मार्क्स है उनको 21 मार्क्स मिलेंगे, और जिनका 60 से 80 के बीच में उनको 19 मार्क्स मिलेंगे, और जिनका 55 से 60 में उनको 15 मिलेंगे, और जिनका 45 से 55 के बीच में है उनको 10 अंक मिलेंगे। यानी यहां पर अगर आपके इनमें से ये समझ लीजिए आपके फर्स्ट डिवीजन 60 से 80 के बीच में है तो आपके कितने मार्क्स मिलने, तो आपको बता देना सर मुझे 19 मार्क्स मिले। ये 19 ऐसे काउंट होते हुए यानी 100 में से आपको होंगे। उसके बाद जब आप पीजी की तरफ जाएंगे तो पीजी में क्या होगा कि अगर आपके 80% मार्क्स हैं तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 60 से 80 के बीच में तो आपके 23 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 50 से 60 के बीच में तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके 50 से 60 20 में, यानी यहां पर थोड़ा लो नहीं है, तो मान लीजिए अगर मैं यहां पर देखा जाऊं तो मोस्टली जो बच्चों के होते हैं 60 से 80 के बीच में होते हैं, तो आपको यहां पर कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 23 मार्क्स मिल जाएंगे। मोस्टली जो बच्चों के होते हैं 1-2% 5 से 6% बच्चों की 80% अबव होते हैं ग्रेजुएशन और पीजी। उसके बाद एमफिल पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, पूरी तरह से। फिर भी एमफिल और पीएचडी को जोड़कर उसके कितने मार्क्स बनने, तो ये सबसे बड़ा फायदा जो होता है पीएचडी वालों को होता है। कुछ बच्चे क्या होता है नेट कर लेते हैं, नेट वालों को यहां पर 7 नंबर दिए जा रहे हैं बस, लेकिन जब पीएचडी जो कर लेता है उसको 25 यानी 25 मार्क्स दिए जाते हैं। यही सबसे ज्यादा आगे ले जाता है ये वाली बात। अगर ये पीएचडी एक ऑप्शन में रखा जाए और एक परफॉर्मेंस देखी जाए बच्चे को पढ़ाने की, कि बच्चे के एक पढ़ाने पर तजुर्बे अनुभव पर अगर उसको सिलेक्शन दिया जा रहा है तो पीएचडी वालों को पीछे छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर आपने नेट और जेआरएफ दोनों एक साथ किया है, यानी कुछ होता है ना कि आप अगर जैसे एग्जाम देंगे अभी 8 दिसंबर वाला हो, कुछ बच्चों को नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफाई हुआ है तो उनको कितने मार्क्स मिलेंगे? 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर किसी का ओनली नेट ही पास हुआ है तो उसको कितने मार्क्स दिए, तो आप बता दें उसको कितने मार्क्स दिए, तो आपको 7 मार्क्स दिए। कितने मार्क्स दिए? 7। अगर किसी ने सेट पास किया, ये मान लीजिए किसी भी स्टेट से, पर्टिकुलर किसी स्टेट से वैकेंसी निकली और उसने नेट न करके उसी स्टेट का उसी राज्य का सेट पास कर लिया, तो उसको कितने मार्क्स वो दे रहे हैं? 5 मार्क्स दे रहे हैं। अब आपको रिसर्च पेपर लिखना है, ये वाली बात आप ध्यान रखिएगा। आपने अगर नेट कर लिया तो आप रिसर्च पेपर लिखना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि यहां पर जो रिसर्च पेपर के मैक्सिमम मार्क्स दिए जा रहे हैं वो 6 दिए जा रहे हैं, और यहां पर कुल जो होते हैं वो 3 रिसर्च पेपर होते हैं, और तीनों का 2-2 नंबर जोड़ जाती है। यानी अगर आपने रिसर्च पेपर 1 लिखा है तो उसका 2 नंबर मिलेगा, अगर आपने रिसर्च पेपर 2 लिखे हैं तो 4 नंबर मिलेगा, अगर आपने रिसर्च पेपर 3 लिखे तो 6 मिलेंगे। यानी मैक्सिमम आपके 3 रिसर्च पेपर काउंट होंगे। अगर आपने 3 से ज्यादा किए तो उसका कोई वैल्यू ना, 3 से कम किए तो आपका एक रिसर्च पेपर का 2 अंक मिलेगा, यानी 3 कर लेंगे 6 हो जाएंगे। अगर आपका टीचिंग अनुभव है, टीचिंग अनुभव का मतलब आपने अगर नेट पास करने के बाद किसी भी कॉलेज में एक जो मान्यता प्राप्त हो, जो एक मान्यता प्राप्त होता है बीएड बीटीसी कॉलेज में, ग्रेजुएशन वाले कॉलेज में आपने शिक्षण कार्य किया तो मैक्सिमम जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो 10 मिलेंगे। अब यहां पर जो मैक्सिमम मार्क्स मिल रहे हैं इसका मतलब होता है कि ये 5 साल के लिए आपको मिलेंगे। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए मिलेंगे, और 1 साल का जो आपको वो मार्क्स दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं? 2 मार्क्स दे रहे हैं। यानी अगर आपने 5 साल से ज्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस आपका है तो आपको पूरे के पूरे 10 नंबर मिलने ही मिलने हैं। अगर आपने 4 साल किए तो 1 साल का 2 अंक दे रहे हैं तो 8 नंबर मिलेंगे। अगर 2 साल किया है तो 4 नंबर मिलेंगे, 1 साल किया है तो 2 नंबर मिलेंगे। यानी मैक्सिमम आपको 5 साल का 10 नंबर देंगे। उसके बाद अगर आपने नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी पुरस्कार प्राप्त किया है तो उसका 3 नंबर दे रहे हैं। अगर आपने स्टेट लेवल पर कोई भी पुरस्कार प्राप्त किया है तो आपको 2 नंबर दे रहे हैं। समझने वाली बात है। यहां पर सबसे बड़ा जो फायदा हो रहा है वो पीएचडी वालों को हो रहा है, जो 25 मार्क्स में है। अब इसको ऑल ओवर देखा जाए तो इसको 3 भागों में मैंने बांट दिया है। समझना, इसको 3 भागों में बांट दिया है कि मान लीजिए, समझना, अगर एकेडमिक देखा जाए तो यहां 84 नंबर माना जा रहा है, और रिसर्च पेपर यहां पर 6 नंबर माना जा रहा है, और अनुभव जो हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस जो माना जा रहा है वो आपका 10 नंबर माना जा रहा है।
ये हमारे दिल्ली कॉलेज का एपीआई है। आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं नेट का आपका कितना है, नेट जेआरएफ का कितना, एकेडमिक आपकी कितनी, रिसर्च पेपर आपने किया है। अगर हम किसी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, किसी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो सेम प्रोसेस इधर ही है। बस यहां पर क्या कर दिया कि एकेडमिक को यहां पर उन्होंने 80 मार्क्स दे दिया है और रिसर्च पेपर को यहां पर 10 मार्क्स दे दिया गया और एक्सपीरियंस को यहां पर भी उन्होंने 10 दिया। यहां पर रिसर्च को उन्होंने कितना दिया, 6 मार्क्स दिया है। यानी यहां के 4 नंबर उन्होंने कहां पर बढ़ा दिए, यहां पर बढ़ा दिए। बाकी सेम प्रोसेस ये वाला ही है कि अगर 80 से होंगे तो 15 नंबर मिलेंगे। अगर यूनिवर्सिटी में आते स्नातक अगर आपके 80% से ऊपर है 15 है, 60 से 80 के में 13 है, 55 से 60 में 10 है, 45 से 50 55 में 5 अंक है। पीजी में 80 से ऊपर 25 अंक है, 60 से 80 में 23 अंक है, 55 से 60 में 20 अंक है। एमफिल और पीएचडी के यहाँ पर 30 मार्क्स है और यहाँ पर कितने 25 मार्क्स है। ये वाली बात है। यूनिवर्सिटी में जाएंगे 30 मिलेंगे और अगर डिग्री कॉलेज में जाएंगे 25 मिलेंगे। नेट जेआरएफ के 7 है, इधर भी यहाँ पर 10 अंक है। यहाँ पर नेट के यहाँ पर 5 है और यहाँ पर नेट के 7 है और यहाँ पर सेट के 3 है और यहाँ पर सेट के 5 है और यहाँ पर शिक्षण अनुभव 10 अंक, वो वाली बात ठीक है। पुरस्कार वाला 3 अंक वाला ठीक है। रिसर्च पेपर का भी 10 है, यहाँ पर 6 मिले, यहाँ पर 6 मिले, यानी 3 रिसर्च पेपर को वो डाउन कर रहे हैं, वो जोड़ रहे हैं और यहाँ पर 5 रिसर्च पेपर को जोड़ रहे हैं। अगर आप पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट वैकेंसी मिलती है, मैं भी देने जाऊंगा एक यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एग्जाम इंटरव्यू देने जाऊंगा। अगर इंटरव्यू कॉल होती है तो आपको ये ध्यान देना, अगर आपने पीएचडी कर रहे हैं तो फिर आपके लिए बेनिफिट है ही। अगर आप पीएचडी नहीं कर रहे हो और सिर्फ आप नेट है तो सबसे बड़ी बात मैं आपको यहां पर ये वाली बात बताने जा रहा हूं कि एक तो आप रिसर्च पेपर लिखना स्टार्ट कर दीजिए, दूसरा एक आप कहीं पर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने 1-2 साल टीचिंग कर लिया तो आपका 4 से 5 मार्क्स बढ़ जाएगा। 2 साल कर लेंगे 4 हो जाएगा, 3 साल कर लेंगे 5 हो जाएगा। अगर आपने रिसर्च पेपर 3 से 4 लिख दिए फिर भी आपके 8 से 9 मार्क्स बढ़ेंगे। 4 लिख दिए तो 8 बढ़ेंगे, 5 लिख दिए 10 बढ़ेंगे, क्योंकि आपको अपने एपीआई स्कोर 70 प्लस तो लेके जाना पड़ेगा। मिनिमम मैक्सिमम में जो देखता हूं बच्चों की तो जो स्कोर होता है वो 50 तो बन ही जाता है, उनका 50% और 60% बन ही जाता है। लेकिन अगर हमारा स्कोर यहां पर, अगर हमारा स्कोर यहां पर 65 प्लस हो गया तो आपको इंटरव्यू कॉल हो जाएगी। एपीआई का सबसे बड़ा बेनिफिट पीएचडी वाले लेके जाते हैं, जो कि पूरा का पूरा उनको 30 नंबर मिलता है, पूरा 25 नंबर मिलता है। बस आपको एपीआई अपना सुधारना, और एपीआई मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर या इंडेक्स जो भी बात बोली जाती है, अब देख लेना दोनों का दोनों वैलिड होता है, क्योंकि हमारा जो क्राइटेरिया, हमारा जो शैक्षणिक गुणांक है, ये एक तरह से एपीआई। और मैं आपको इस वाली बात को भी आराम से कह सकता हूं कि आने वाले समय में ये जो एपीआई है वो वैलिड पूर्ण रूप से हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है असिस्टेंट प्रोफेसर एक ऐसी कोई छोटी मोटी जॉब नहीं, बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। और इस जॉब को पाने के लिए आपको पता है बहुत सी यूनिवर्सिटी में पक्षपात की भावना, कष्ट जातिवाद की भावना तो होती रहती है, पक्षपाती बहुत सारा होता है, अपने सगे संबंधियों को लगाते रहते। तो हमें ये वाली बात को ध्यान में रखते कम से कम हमारा इंटरव्यू कॉल हो जाएगी, और जब हमारी इंटरव्यू कॉल होगी तब हम वहां पर अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एग्जाम मैंने आपको बता दिया, असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में आप बनोगे तो आपको 2 तरीके से बनना है। कितने तरीके से बनना है? 2 तरीके से बनना है, एक एग्जाम इंटरव्यू फिर फाइनल कट ऑफ, एक एपीआई यानी एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू जाना, बस अपना एपीआई यहां पर सुधार लेना है। ये एपीआई मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एपीआई मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है।